हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले आपके मॉडल पेपर कक्षा 10वीं 2025 का कक्षा 10वीं की कौन से विषय का हिंदी का सेट 1 को। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे और इस वीडियो के साथ ही बच्चों बस आप लोग तैयारी करते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि अब कल के लिए बचा के रखो। अगर आपकी तैयारी जो है पेपर से पहले पहले मतलब हो गई पूरी तरीके से, हर एक विषय का 4-4 सेट पढ़ लिया आप लोग, तो पूरी तरीके से आप पास हो जाओगे और आपका लगभग 70% के आसपास क्वेश्चंस बन जाएगा और परसेंट वहां तक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। प्रबोध मॉडल पेपर की सेट 1 हिंदी की देख रहे हैं, हमें निर्देश पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, हम सीधा सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। इसके क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न, दादू दयाल किस काल के कवि थे? तो दादू दयाल बच्चों वो भक्ति काल के कवि थे। क्लियर है। दूसरा, माटी वाली किस शहर में रहती थी? तो माटी वाली जो है टिहरी में रहती थी। क्लियर है कि कहां पर? टिहरी में। थर्ड, सरिता के जीवन प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन के में अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। सक्कारा के पिरामिड कैसा है? तो सक्कारा के पिरामिड जो है यहां पर देखो, इस क्वेश्चंस के आंसर्स देखना पड़ेगा कि घुमावदार है, सीढ़ीदार, गोलाकार, बेलनाकार। तो यहां पर मे भी आना चाहिए सीढ़ीदार। ठीक है, बट इसमें इस मॉडल पेपर में आंसर लिया गया है गोलाकार। तो आप लोग सीढ़ीदार मैं पहले पढ़ा था तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो। देख लेते चौथा, एक बार चेक करते। चौथा का सा देखो, मतलब क्या क्या आना चाहिए? गोलाकार। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देख लो। हरिशंकर परसाई जी अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते थे? तो ये जो है टैक्स की बीमारी से, ये तो करेक्ट है, टैक्स की बीमारी से। क्लियर है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला देख लेते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न, पहला, बगुला समाज को खालिस्तान वर्ग का प्रतीक माना जाता है, तो लोभी या कपटी वर्ग का। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान शहर में हुआ था, तो अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। लेखक देखो, आगे बढ़ो। लेखक ने हिटलर को लेखक ने खालिस्तान की संज्ञा दी थी, तो डिक्टेटर। किसकी? डिक्टेटर की। फिर रामचरण को खालिस्तान बीमारी हो गई थी, तो लकवा की बीमारी हो गई थी। तो इस तरीके से इसकी आंसर बच्चों आप लोगों को जो है लिख लेना है और तैयारी करते चलो भाई, कल के लिए बचा के मत रखो बिल्कुल भी। हाँ, उचित संबंध जोड़िए का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो यहाँ पर निर्झर जो है झरना पे जाएगा, ये तो क्लियर है। फिर दूसरा, गृह प्रवेश की अगर बात करें तो गृह प्रवेश मुस्तक हो जाएगा। दीप जले संग बजे, ये किस पर जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र जी है। वी नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? भाई सन तो एक ही हो, तो वो उसी में जाएगा। फिर घीसा, अब बचा कौन? घीसा तो इस संस्मरण है, तो हमें पता है। क्लियर यहाँ तक का। अब 2 अंक वाली प्रश्न देखते हैं फटाफट, जो आप तैयारी करते चलिए, सुनते चलिए और इसको प्रश्नों को आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, देखो, कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता क्यों छा गई थी? तो कहानी सुनाए जाने के बाद निस्तब्धता इसलिए छा गई थी क्योंकि लेखक सोच में पड़ गया था कि वह उस युवक पर विश्वास करे कि नहीं करे। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा, 2 अंक वाला, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? तो कौशल में आयोजित होने वाले कृषि उत्सव के परंपरागत नियम थे कि किसी भी अच्छी भूमि को चुनना। क्या करना है? नियम, ये मेन नियम। यहां से स्टोरी देखो, सुनो, सुन के ही आपको लिखना, रटना नहीं है काकी के वाला, वरना आपका स्वाहा। किसी भी अच्छी भूमि को चुन करके पुरस्कार, नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उनका मूल्य दे दिया जाता था और उस व्यक्ति को उस भूमि का 4 मूल्य दिया जाता था, उसे ही राजा का खेत कहा जाता था। क्लियर है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता था? टैक्स की बीमारी से ग्रसित हो लेखक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता था, क्योंकि जो टैक्स वही व्यक्ति पटाता है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में आय होती है ना। इसलिए टैक्स उसकी सामाजिक जीवन स्तर व आर्थिक स्तर ऊंचा होगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए वो टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों के नाम लिखे। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायकों के नाम इस प्रकार है, लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल राव, बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन। इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2 अंक के लिए, शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? तो मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी, जिससे वो क्या हो गए? किसान से मजदूर बन गए। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां, क्या 3 अंक के लिए दिया हुआ है? देखो, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? तो घीसा के जन्म से पहले उसके पिता की क्या हो गई थी? देहांत हो गया था। घर में उस
उस बच्चे का देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं था, इसलिए उसकी माँ क्या करती थी, उसको लिटाकर मजदूरी काम में लग जाती थी भाई, जहाँ काम करती थी वहाँ ले जाती थी और वहाँ लिटा देती थी, जिससे वो क्या करती थी, अपनी काम को करती थी। तब वो घिसट घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, घीसा पड़ गया। 8वां प्रश्न 3 अंक के लिए आपका, देखो क्या बोला जा रहा है कि जमींदार होने के बाद भी शहीद वीरनरसिंह सिंह लोकप्रियता के कारण क्या थे, मतलब वो जमींदार थे उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय क्यों थे, तो इन चीजों को बताना है आपको, आंसर यहाँ पर लिखना है इस तरीके से। जमींदार होने के बाद भी वे बहुत ज्यादा सादा जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। उनका मकान बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था, कोई बड़ी हवेली या किला नहीं था, ठीक है। वे लोगों के बीच घूम घूम कर अपनी उनकी समस्याओं का क्या करते थे, पता लगाते थे और उसकी समाधान देते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की दुख दर्द को समझकर उनका हल निकाला, इसलिए वे क्या थे, लोकप्रिय थे। ऐसे आपको उसकी आंसर लिख लेना है भाई, रटना नहीं है, बस याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होती, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो भाई देखो, जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपए जो है 900 से कम नहीं होता, क्योंकि अर्थाभाव में एक एक पैसे की कीमत होती है। मतलब अगर आपके पास पैसे ना हो ना, तब आपके पास वो एक एक पैसे की मूल्य होती है। कहानी में ना है कि जेब में 9 रुपये ही थे, वह भी पाकिट कट गई तो पूर्णतः लाचार हो गया था, माँ के लिए क्या भेजता, इसलिए वहाँ पर इस चीज़ों को कहा गया है। फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे यहाँ से, तो देखो भाई क्या है, नई कविता की विशेषताएं बताना है। तो नई कविता की विशेषताएं देख लो, अभी से याद कर लो। नई कविता क्या होती है, नए प्रतीक व शिल्प विधान होते हैं, अनुभूतियों का यथार्थ चित्रण होते हैं, नवीन बिंबों की योजना होती है, मानव जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य होते हैं, ठीक है, और लक्षणवाद की प्रतिष्ठा होती है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा होती है। इस तरीके से आपको 4 से 5 आपको याद रखना है। यहाँ से 4 अंक वाली प्रश्न स्टार्ट हो रही है। देखो भाई ध्यान से इस प्रश्नों को करते चलेंगे, समझते चलेंगे। क्या दिया हुआ है, मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा गया है। तो देखो, हिंदी ऐसा विषय जिसमें वही प्रश्न आपको 2 अंक के लिए, वही प्रश्न 3 अंक के लिए और वही 4 अंक के लिए भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको आंसर को छोटा बड़ा करने आना चाहिए। तो हिंदी में तो मैं रिकमेंड करूंगा, हिंदी का स्पेशल चीज है कि आप पूरी तरह से पूरे पार्ट को पढ़ लो, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्टोरी पता है। तो मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहते हैं, तो देखो मनुष्य के प्रारंभ से अब तक के विकास में श्रम शक्ति की इकाई रूप में मनुष्य सदैव जीवन से बंधा रहता है भाई। नदियों की धारा को रोककर धरती को उपजाऊ बनाने, अनउपजाने खानों के खनिज पदार्थ और धातुएं निकालने, भवनों का निर्माण करने, इस तरीके से हर काम कारखानों में जी तोड़ मेहनत करके उत्पादन करने और मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में मजदूर के श्रम की महत्ता और उपयोगिता सर्वविदित है। सचमुच उसने ये सारे काम अपने जीवन से बंधी हुई श्रम शक्ति की इकाई के रूप में किए हैं और आज भी कर रहे हैं। इस दृष्टि से मजदूर की महत्ता और उपयोगिता अद्वितीय है। तो इसमें और भी आंसर लिख सकते हैं कि मजदूर ही हर एक निर्माण कार्य किए हैं, है ना, वो निरंतर कार्य करते। अगर मजदूर एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो पूरा विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, इसलिए उन्हें श्रम शक्ति की इकाई कहा गया है। इस तरीके से आप बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अथवा में दिया होगा कि बादल को घिरते देखा, कविता के प्रकृति चित्रण को करना है। तो भाई इसको पूरे अच्छे से मन से आपको बताना है कि बसंत ऋतु में मंद मंद गति से वायु प्रवाहित हो, मतलब बसंत ऋतु में एकदम धीरे धीरे ठंडी हवा जो है चल रही है। कवि वर्णन करते हुए कि यह सूर्य की अरुणाव लालिमा से सारा आकाश आच्छादित है। पर्वतों की चोटियों पर इन किरणों के पड़ने से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई दिखाई देती है। फिर प्रातःकाल सूर्य के आगमन से अभी सप्त चकवा या चकवी अपना क्रदंत बंद करते हैं। सरोवर के पास उन्हें प्रणय क्रीड़ा में रत देखा जा सकते। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर भूखर ने श्री कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी कैसे छूट गई, ये बताना है। देखो, अपने लाभ के लिए भूखर ने श्री कुमार को पुलिस की नौकरी की सलाह दी। नौकरी से जो वेतन मिलेगा उससे उसका घर परिवार अच्छे से चलेगा, ठाट बाट से भी रहेगा। कुछ लोग पुलिस वाला या कहकर डरेंगे, वह अपनी गरीबी भुलाकर बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए इस तरीके से इसके आंसर्स को आपको पूरे को लिखना होगा। फिर मुंह घुघुआ सन फुलाओ जन, ऐसा क्यों कहा गया है। तो देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझकर व्यर्थ समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। उल्लू पंछी की भांति मुंह फुलाकर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। विचारों में सकारात्मकता लाते हुए सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना ही मनुष्य की सामाजिक गुण है। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होगा।
क्लियर है। फिर इसके अगला प्रश्न है 4 अंक वाला, 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई बातें कौन कौन सी थी। तो देखो क्या क्या बातें बोली थी। तो यहाँ पर शरद बाबू के लिए बातें बोली थी कि जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना, मतलब जो भी आपके मन में आए उसी चीज़ को लिखना। दूसरा, अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत किसी को नहीं दिखाना है या बल्कि कुछ समय रख लेना है, फिर खुद ही उसमें सुधार करना है। और तीसरी चीज़ बोले कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना, ये यहाँ पर लिखा गया। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है बच्चों, विवाह पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होता है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं उसको लिखना है। तो देखो, विवाह के पूर्व जब लड़की मायके में होती है तो वह जीवन संघर्ष और उत्तरदायित्वों के प्रति अपेक्षाकृत कम जागरूक होते हैं, किंतु विवाह के पश्चात उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है, बढ़ जाती है उसकी जिम्मेदारी, है ना। तो इस तरीके से इसके आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उसको लिखना है। तो आदर्श व्यक्ति क्या किसको बोलेंगे, समन्वयवादी विचारधारा होना चाहिए, परोपकारी व नम्र होनी चाहिए, है ना, सत्य की पहचान दृढ़ता से करने में सक्षम होना चाहिए, आदर्शों को व्यवहारिकता की कसौटी में कसने की सक्षम हो, वैचारिक दृढ़ता हो। इस तरीके से आपको ये चीज़ें करना है। फिर इसके अर्थों में क्या दिया हुआ है कि वी नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए थे। तो वी नारायण सिंह को देखो, अपने पूर्वजों से जो उन्होंने पालन किया, अन्याय और शोषण के विरोध करना उनके अपने पूर्वजों से मिला है। ठीक है, पिता के संघर्षों में उनका साथ अल्पायु से ही क्या कर रहे थे, देने लग गए थे, इस तरीके से लिखना है। उन्होंने उनमें अपने पूर्वज से बिसराई ठाकुर जैसे दृढ़ता, फतेहनारायण सिंह जैसा धैर्य, साहस तथा पिता राम साय जैसा जन नेतृत्व करने की अपूर्व क्षमता थी, जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में देखने को मिला। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया, मधुलिका ने पुरस्कार को में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा, स्वयं बंदियारों के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई, इन चीज़ों को लिखना है। तो यहाँ पढ़ोगे तो आपको आराम से चीज़ें समझ आ जाएगी, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, मधुलिका के अंतर्मन का संघर्ष 2 रूपों में दिखाई देता है, एक तो देश प्रेम और दूसरा व्यक्तिक प्रेम, है ना। कर्तव्य बोध और देश प्रेम के लिए वह अपने व्यक्तिक प्रेम की बलि दे देते, मतलब देश प्रेम की वजह से अपने खुद की जो प्यार करती थी उसकी वो क्या कर देती है, बलि दे देती है, और देश प्रेम के लिए पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड मांगती है, किंतु देश प्रेम की कसौटी में स्वयं को कसने के बाद वह व्यक्तिक प्रेम का भी सम्मान करती है और मृत्युदंड मांगकर अपने प्रेम का सम्मान करती है। एक्चुअल में हुआ क्या रहता है कि उसके प्रेमी जो अरुण है वो वहाँ पर आक्रमण करना चाहते थे, तो उस चीज़ की सूचना उन्होंने राजा को दे दी कि भाई अरुण जो है यहाँ पर क्या आक्रमण करना चाहते हैं, जिससे उनको देश प्रेम मतलब वहाँ से राजा के द्वारा इनाम दिया गया कि आपने सूचना दिए करके। तो अब इनाम दिए तो उन्होंने इनाम में क्या मांगा, प्राणदंड मांगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमी की जो रणनीति थी उसको राजा को बताए थे, इसलिए अब उन्होंने दोनों को निभाया। यहाँ पर ऐसा चीज हुआ था। क्लियर। शब्द शक्ति के प्रकारों को लिखना है। भाई देखो अभी तक ग्रामर थी, इतनी बड़ी ग्रामर नहीं पूछे गए, इस बार हमने अर्धवार्षिक में भी देखे हैं पेपर में कि इस तरीके से ग्रामर को बड़ी नंबर में दिया जा रहा है, तो हो सकता है अगर एक आध बड़ी क्वेश्चन में पूछे जा सके, इसलिए आप लोग शब्द शक्ति की पूरी वीडियोस डली हुई है चैनल पर जा करके देख सकते हो। तो इन प्रश्नों को सभी को लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को एक एक पत्र लिखना है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं भाई, इस तरीके से पूरे पत्र को आप लिख सकते हैं, या आपके पास जो पहले से प्रिपरेशन होगा उसको कर सकते हैं। इसके अथवा में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्वनि विस्तारक यंत्र, इसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको तो हिंदी में अच्छे से आना ही चाहिए। फिर एक अपठित गद्यांश आएगा इस तरीके से, तो अपठित गद्यांश को देख लीजिए और इसकी जो है बच्चों क्या प्रिपरेशन मतलब इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। फिर किसको देख लेते हैं, इसके ये वाले को, जीवन में खेलों को महत्व करना है। यही एक चीज़ें तो मैं भी आपको रिकमेंड किया हूँ, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इन 2 से 3 से 4 तो मैं तो बोलूँगा कम से कम 3 से 4 तो आपको ये हिंदी में होना ही चाहिए, क्योंकि हेडिंग आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।